हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10वां का विज्ञान। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हम लोग कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है धातु एवं अधातु का। तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का है, जो पेज नंबर 45। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन पाया जाता है? पारा। पारा। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि दूसरा ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से आसानी से किसको काटा जाता है? सोडियम, सोडियम या पोटेशियम। इसे दोनों को चाकू से काटा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सोना या फिर कॉपर। इसी में चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊष्मा का ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? जो ऊष्मा, कौन सा धातु जो ऊष्मा का कुचालक होता है? इसमें सीसा या पारा। आघातवर्धनता या तन्यता किसे कहते हैं? तो आघातवर्धनता के बारे में हम लोग इससे पहले जो 2 वीडियो डाले हैं उसमें बताया गया है कि आघातवर्धनता तन्यता क्या है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग बताया गया है। तो आघातवर्धनता और तन्यता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो धातु का वह गुणधर्म जिसे पीट कर पतले चादर के रूप में तब्दील किया जाता है उसे आघातवर्धनता कहते हैं। और तन्यता धातु का वह गुणधर्म जिसे हम लोग लंबे तार में परिवर्तित करते हैं उसे तन्यता कहते हैं। ब्रेक लगाओ। तो अब पेज नंबर 51 का हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। वो वायु और जल के संपर्क में आता है तो वो स्वतः जलने लगता है, आग लग जाता है, जिस कारण से उसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, दूसरा क्वेश्चन है कि क्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है। क्या है? पहला कि भाप के साथ आयरन। तो भाप को हम लोग क्या कहते हैं? H2O के साथ Fe का समीकरण जब हम लोग बनाते हैं तो चलिए, भाप के साथ जब आयरन का अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको हम लोग को संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे इधर 2 H है, इधर 2 H है, H बराबर है। इधर देखिए वो ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, इधर यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ये क्या होगा? यहाँ पे हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया तो 4 से गुना कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेरस आयरन 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे, ये संतुलित हो गया। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है जल के साथ कैल्शियम। जल के साथ कैल्शियम, तो जल के साथ कैल्शियम है तो Ca को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hol2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जल के साथ पोटेशियम। तो चलिए, K को जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। सॉरी, ये पोटेशियम होगा, यहाँ पे कैल्शियम नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे देखते हैं कि सब संतुलित है, सब बराबर है।
देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। इसको पहले संतुलित करते हैं हम लोग, संतुलित कीजिए। तो संतुलित करते हैं तो यहाँ पे 2 देते हैं, ये 4 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। यहाँ पे 2 देने के बाद ये संतुलित समीकरण मेरा हो गया। अब आगे इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे कि चौथा क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो और इसी में है आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो अभिक्रियाशील धातु को हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और यहां पे फिर है, यहां पे अभिक्रिया करवाने के लिए कहा जा रहा है किसके साथ, लोहा के साथ H2SO4। जब ये अभिक्रिया इसी से करवाना है हम लोगों को, तो क्या बनाएगा FeSO4 प्लस H2। इसमें विस्थापित कर दिया, इसको हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर दिया, फेरस इसको विस्थापित कर दिया। और हम लोग अब ये देखिए संतुलित है, जी हाँ, इधर F SO4 H2 ये संतुलित समीकरण है। पांचवा क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे, तो पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। जिंक से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में जब हम लोग डालते हैं तो क्या करेगा कि आयरन को वो विस्थापित कर देगा। किसको, आयरन को विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। और इसका अब हम लोग को समीकरण लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग समीकरण लिखते हैं Zn प्लस FeSO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस Fe बनाता है। अब हम लोग पेज नंबर आगे बढ़ेंगे, यहां तक ये था पेज नंबर 54 का हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए पेज नंबर 54 का पहला क्वेश्चन है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, Na का परमाणु संख्या 11। और जब हम लोग इसको बांटते हैं तो 2, 8 और 1 आता है, ठीक है। तो इसका हम लोग को संरचना लिखने के लिए कहा जा रहा है Na को तो देखिए यहाँ पे कितना है, तो 2 दे दिए, 2 बिंदु दिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 ये हो गया। दूसरा कहा जा रहा है ऑक्सीजन, वो का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। जब इसको हम लोग बांटते कितना होता है, 2 और ये 6। चलिए अब इसका बिंदु संरचना हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना, पहले 2 दे दिए और फिर 6, 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में से है, तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम इसका होता है Mg का परमाणु संख्या 12 होता है। जब इसको हम लोग बांटते हैं 2, 8 और 2 में होता है। चलिए इसका बिंदु संरचना हम लोग को लिखना है। तो Mg का बिंदु संरचना होगा, पहले कितना है, 2 1 2, फिर कितना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितना है 2 दे दिए। ये बिंदु संरचना इस प्रकार से बनाया जा रहा है। फिर पहला का ये पहला था, यहाँ पे दूसरा हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O इसको हम लोग को दर्शाना, इलेक्ट्रॉन के बिंदु संरचना के माध्यम से इसको हम लोग को दर्शाना है। चलिए सोडियम का हम लोग देखें कितना होता है। इसमें सोडियम का 11 हो रहा था, तो 11 हो रहा था, कितना बिंदु यहाँ पे बच रहा है, 1 बिंदु बच रहा है। और ऑक्सीजन का कितना हो रहा था, यहाँ पे 6 हो रहा था,
तो 1 2 3 4 5 6 और एक और है यहाँ पे एंड ये इसका भी कितना है 1 है। चलिए इसे यहाँ पे ले जाके रख देंगे, ये 7 हो गया और इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे, ये 8 हो गया। ये ऑक्सीजन का पूरा घर ये फुल हो गया। इसी तरह से हम लोग को दर्शाना, इसी तरह से बना के दिखाने के लिए कहा जा रहा है मेरा क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम MgO, तो Mg का कितना होता है, Mg का लास्ट टच में कितना था 2 बच रहा था, तो 2 बच रहा था, 2 बच गया। ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे लास्ट टच में इसका कितना था 6 था, 1 2 3 4 5 6। इसको फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए। यहाँ पे आ गया ये दोनों और ये यहाँ के आके फुल हो गया। और यहाँ से अगर यहाँ पे हम लोग 8 ये आ जाएगा उठ के यहाँ पे, तो ये मैग्नीशियम इसका भी घर फुल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को बनाना है। इसमें हम लोग क्या देखें कि सोडियम जो है N ये प्लस है और वो माइनस है, N2 जो है दे रहा है ऑक्सीजन ले रहा है, इसमें मैग्नीशियम दे रहा है ऑक्सीजन ले रहा है। और इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन इसमें है, ये दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बता रहा है, पूछा जा रहा है कि इन यौगिकों में से कौन सा आयन उपस्थित है। तो इन यौगिकों में एन ये में क्या है धनावेश आयन है, और यहाँ पे एन ये दे रहा है इसलिए प्लस है, इसलिए धनावेश है। मैग्नीशियम में भी क्या है धनावेश आयन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन क्या है देखिए, दोनों के साथ क्या है माइनस है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है ऋणावेश आयन है। तो देखिए ये जो यहां तक क्लियर हो पाया, फिर आगे वाला जो क्वेश्चन बच गया, कुछ क्वेश्चन बच जा रहा है, ये क्वेश्चन अगला वीडियो में कवर किया जाएगा। और ये जो बताया गया, जितना बताया गया, ये सभी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, किसी दूसरे को फायदा हो जाए। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे मिलते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं।